हर व्यक्ति को आईटीआर भरना ज़रूरी है? ये जस्ट एक रिपोर्ट कार्ड है जो आप गवर्नमेंट को दिखाती हैं कि मेरी साल भर की इनकम कितनी रही है। आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से क्रॉस करती है। चाहे आप अमेरिका, यूके, शेंगन वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कहीं पर भी जाते हो, अगर आपका फाइनेंशियल पोजीशन इनस्टेबल उसे लगा तो वो आपको वीज़ा नहीं प्रोवाइड करेगी। जो लोग आईटीआर नहीं भरते हैं उन्हें क्या क्या नुकसान हो सकता है? अगर आप टाइम से नहीं भरते आईटीआर, आपको 5000 का फ्लैट फाइन लगता है। अगर 12 लाख तक आपका इनकम है तो आपको ज़ीरो टैक्स पे करना होगा, बट सिंस आपका 4 लाख क्रॉस कर रहा है लिमिट, तो आपको आईटीआर फाइल करना होगा। हर साल आईटीआर फाइलिंग का समय आते ही लोगों के मन में ढेर सारे सवाल होते हैं। आईटीआर क्या होता है, किसे भरना चाहिए, अगर टैक्स नहीं बनता तो भी क्या आईटीआर भरना ज़रूरी है, और आखिर आईटीआर भरने के फ़ायदे क्या है? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हमारे साथ है टैक्स एक्सपर्ट सीए ईशा जायसवाल, जो आसान भाषा में आईटीआर से जुड़े हर बेसिक और हर ज़रूरी सवाल का जवाब देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय ईशा, वेलकम टू जी बिजनेस। ईशा, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ दैट आईटीआर क्या होता है? तो देखिए, आईटीआर क्या होता है मैं उसे प्लेन शब्द में समझाती हूँ। तो सिंपल लैंग्वेज में आईटीआर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल करना होता है। एंड इसमें आप सिंपल भाषा में बताते हैं कि आपकी पूरे फिनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपने कितना कमाया, कौन कौन से सोर्सेज से कमाया, कितना टैक्स आपका देना बनता है और आपने एक्चुअली कितना टैक्स दिया है गवर्नमेंट को। एंड ये अगर सिंपल में अगर समझाऊं तो ये जस्ट एक रिपोर्ट कार्ड है जो आप गवर्नमेंट को दिखाती हैं कि मेरी साल भर की इनकम कितनी रही है। ओके, सो क्या हर व्यक्ति को आईटीआर भरना ज़रूरी है? देखिए, अब यहाँ लोगों को एक बड़ी गलतफहमी होती है। लोग समझते हैं कि सैलरी अगर आती है तो आईटीआर भरना होता है, और अगर सैलरी नहीं आती है तो उनको भरना ज़रूरत नहीं है आईटीआर। तो देखिए, दोनों बात ही यहाँ पे गलत है। अगर मैं सेक्शन कोट करूं तो सेक्शन 139(1) ऑफ द आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से क्रॉस करती है, मतलब अगर उससे ज़्यादा रहती है। अब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है उसको मैं समझाती हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम या आपकी इनकम इस लिमिट को क्रॉस करती है तो आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना है। अब मैं जल्दी से आपको एक ग्लिम्स दे देती हूँ कि करेंटली अभी अमेंडमेंट के हिसाब से बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है। तो आपको तो पता होगा कि एक न्यू टैक्स रिजीम है एंड ओल्ड टैक्स। तो न्यू टैक्स में उसका लिमिट 4 लाख होता है, एंड अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो उसका लिमिट 2.5 लाख है। वो उन लोगों के लिए है जिनकी एज 60 ईयर्स से बिलो है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 to 79 ईयर्स के बीच में है, तो उसको 3 लाख का एग्जेम्पशन है। एंड अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है जिनका एज अराउंड 80 प्लस है तो उनके लिए 5 लाख का एग्जेम्पशन है। बट ऐसे कुछ केसेस होते हैं, स्पेसिफिकली 3 केसेस, जहाँ पे ऑल्दो आपका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे होता है, फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। तो अब मेरा सवाल यही है कि अगर मैं टैक्स के दायरे में नहीं आती हूँ तो क्या फिर भी मुझे टैक्स जो आईटीआर है वो फाइल करना है या नहीं? तो नवमी, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जो मैंने काफ़ी लोगों से सुना है। तो देखिए, जनरल रूल तो यही है कि अगर आपका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आईटीआर नहीं भरने की ज़रूरत है। लेकिन 2020 में एक प्रोविज़न आया था जिसके वजह से ये 3 केसेस है जिसमें आपको पक्का ही अपना आईटीआर फाइल करना ही होगा, इवन इफ आपका इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो। तो फर्स्ट वो केस है कि अगर आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट हुआ है, वेदर इन कैश, चेक, ट्रांसफ़र या किसी भी फॉर्म में, तो आपको आईटीआर भरना होगा। तो इसमें आपको एक बात नोट करना होगा, सिर्फ करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट नहीं। सेकेंड है कि अगर आपने पूरे साल में 2 लाख के ऊपर फॉरेन ट्रिप किया है, अगर आपने किया है या आपने किसी को फंड किया है या आपके कोई रिलेटिव गए हैं तब भी। एंड थर्ड है कि अगर आपके घर का बिजली का बिल एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा आया है
तो ये थर्ड केस है जिसमें आपको पक्का से ITR फाइल करना होगा। एंड इन तीनों में से अगर एक भी ट्रिगर हो गया तो ITR पक्का पक्का भरिएगा, वरना आपके घर पे इमीडिएटली इनकम टैक्स नोटिस आ जाएगा एंड उसके बाद तो कंसेक्यूटिव पेनल्टी, इंटरेस्ट, जेल भी हो सकता है। तो अब अगर मैं ये जानना चाहूँ कि ITR भरने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो वो आप हमें बताएं। तो देखिए, ITR फाइल करना सिर्फ एक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये एक्चुअली आपके लिए एक फिनेंशियल पासपोर्ट है जो आपको लाइफ में हर जगह एक बेनिफिट ही प्रोवाइड करेगी। तो काफ़ी सारे ऐसे वेज हैं। जैसे फर्स्ट फ़ायदा नंबर 1 है कि फॉर एग्जांपल आपको कभी भी लोन लेना है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, तो बैंक हमेशा आपसे लास्ट 2 से 3 साल का ITR मांगता है। अगर आपके पास ITR नहीं है तो बैंक को एक झिझक होगा, हेजिटेशन होगा, वो आपको लोन अप्रूव नहीं करेगा, या फिर अगर उसने किया तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट होता है। फ़ायदा नंबर 2 है कि अगर आपको कोई फॉरेन ट्रिप जाना है तो वीज़ा मिलने में आपको बहुत आसानी होती है। चाहे आप अमेरिका, UK, शेंगन वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कहीं पर भी जाते हो तो हर स्टेट, कॉन्टिनेंट की एम्बेसी आपसे लास्ट 2-3 साल की ITR मांगती है। अगर आपका फिनेंशियल पोजीशन इनस्टेबल उसे लगा तो वो आपको वीज़ा नहीं प्रोवाइड करेगी। थर्ड फ़ायदा है कि फॉर एग्जांपल आपको सेविंग्स अकाउंट है आपका किसी बैंक में, आपका बैंक आपसे TDS कट करता है, TDS डिडक्ट करता है कुछ भी अमाउंट पे करते वक्त। अगर आप ITR नहीं फाइल करते हैं तो वो जो आपको रिफंड अगर मिलने वाला था गवर्नमेंट से तो वो भी हट जाता है। और फ़ायदा नंबर 4 ये है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको शेयर मार्केट में कोई पर्टिकुलर ईयर लॉस हुआ, अगर आप ITR नहीं फाइल करते हैं तो वो लॉस आपको नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से डिडक्ट करने नहीं दिया जाएगा। एंड ये तभी करने दिया जाता है जब आप पर्टिकुलर जो ITR है वो टाइम के अंदर, जो ड्यू डेट है उसके अंदर फाइल करें। फ़ायदा नंबर 5 ये है कि ये आपका एक इनकम प्रूफ है कि जैसे अगर आप कोई भी घर खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं, ये एक आपको एक फिनेंशियल पासपोर्ट देता है। आपको हर चीज़ में, क्रेडिट कार्ड्स अप्रूव कराने में, कुछ भी बैंक लोन अप्रूव कराने में, हर जगह ये आपको एक गेटवे देता है कि नहीं, ये पर्सन फिनेंशियली स्टेबल है, इसने ITR फाइल किया, इसकी ये इनकम है। तो किसी को भी अगर आपका ऊपर से इनकम जानना है कि ये पर्सन को क्रेडिट दिया जा सकता है कि नहीं, उसे लोन दिया जा सकता है कि नहीं, तो वो एक जैसे एक आधार कार्ड है आपका एक। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो लोग ITR नहीं भरते हैं उन्हें क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए, पहला जो नुकसान है वो है पेनल्टी, इंटरेस्ट कम। काफ़ी सारे सेक्शन है। सेक्शन 234F के अंडर अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, अगर आप टाइम से नहीं भरते ITR, आपको 5,000 का फ्लैट फाइन लगता है। अगर आपका इनकम 5 लाख से नीचे है तो आपको 1,000 का फ्लैट फाइन लगेगा। देन एक अलग सेक्शन है कि 234A है, जिसमें आपको हर मंथ 1% का इंटरेस्ट पे करना होता है गवर्नमेंट को, क्योंकि आपने टाइमली अपना रिटर्न नहीं भरा एंड गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस हुआ, तो वो आपसे हर मंथ 1% एज एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपसे चार्ज करती है। हाँ, और जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आप टाइमली ITR फाइल नहीं करते हैं तो जो ट्रेडर्स लोग को या फिर जो स्टॉक ब्रोकिंग करते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, उनको जो लॉस होता है वो उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने दिया जाएगा अगले साल। तो फॉर एग्जांपल अगर उनको 2 लाख का लॉस है ईयर 1 में एंड उनको ईयर 2 में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, तो अगर वो 2 लाख का लॉस को 5 लाख से नेक्स्ट ईयर माइनस करना चाहते हैं एंड इन टोटल 3 लाख पे टैक्स भरना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। उनको फुल 5 लाख पे टैक्स देना होगा और ये जो 2 लाख था, जो लॉस था, वो भी गया, मतलब वो पानी की तरह, कुछ भी उसका नहीं किया जा सकता। और फोर्थ नुकसान है, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई इंटरेस्ट आपको आ रहा है कोई बैंक से, तो जो बैंक है वो आपको TDS माइनस करके अमाउंट पे करता है। वो अमाउंट अगर आप ITR नहीं फाइल करते हैं तो वो अमाउंट आपको कभी भी रिफंड नहीं मिलेगा। वो गवर्नमेंट जो आपको देने वाली थी अगर आप ITR फाइल करते हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा, तो वो आपका रिफंड गया। और आई थिंक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप ITR टाइम पे नहीं फाइल करते हैं, गवर्नमेंट को आपके ऊपर डाउट होगा कि ये बंदा का तो मेरे पास इतना सारा रिकॉर्ड्स है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से हो, बैंक ट्रांसफ़र हो, आप कहीं से भी कोई भी अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास हर एक चीज़ का लिस्ट होता है। अगर आप नहीं फाइल कर रहे हैं
और आप साइड में आप इतना अमाउंट स्पेंड करे जा रहे हैं ट्रैवल पे, इस पे, उस पे, एंटरटेनमेंट पे, तो गवर्नमेंट को डाउट होता है कि ये बंदे के पास पैसे आ कहाँ से रहा है कि वो ये सब चीज़ में उड़ा रहा है एंड वो ITR नहीं फाइल कर रहा है। तो आपको संग संग गवर्नमेंट स्क्रूटिनी करता है ना, आपको एक नोटिस आता है कि आपको ये अमाउंट के लिए अप्लाइबल हैं, जिसमें पेनल्टी अमाउंट होता है, टैक्स अमाउंट होता है, इंटरेस्ट अमाउंट होता है, फिर वो पूरा एक लिटिगेशन का प्रोसेस है। तो मेजरली ये काफ़ी सारे नुकसान हैं। 5 नुकसान हैं जो ज़्यादातर होते हैं। सो नाउ अगर हम ये जानना चाहें कि ITR और इनकम टैक्स भरने में क्या अंतर है? तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि 90% लोग ये क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज रहते हैं एंड ये एक मेजर कॉन्सेप्ट है जो लोग मतलब वो हमेशा एक कन्फ्यूजन फेज में रहते हैं इसको लेके। तो इनकम टैक्स देना, आप गवर्नमेंट को अपने इनकम का एक हिस्सा दे रहे हैं, और ITR फाइल करना मतलब कि आप गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि मैंने पूरे ईयर में इतना कमाया है। इसका मतलब ITR फाइल करना ये मतलब नहीं है कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना ही है। अगर आपका टैक्स बनता है, अगर आपका एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस करता है तभी आप टैक्स देते हैं। अगर आपका एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस नहीं करता है तो आपको टैक्स नहीं देना होता है। तो ऑब्वियसली इसमें दो चीज़ का बहुत बड़ा फ़र्क है। तो अब अगर हम बात करें कि ITR किसे भरना चाहिए, तो सबसे पहले जब हम सैलरीड एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो क्या उन्हें ITR भरना चाहिए? तो देखिए, ITR में अलग अलग कैटेगरीज होते हैं एंड सबसे पहली कैटेगरी जो होती है वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ की ही कैटेगरी होती है ITR में। अगर आपका जो सैलरी है, आपका टोटल इनकम है, वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर है, जो हमने पहले डिस्कस किया था, जो न्यू टैक्स रेजिम में 4 लाख होता है एंड जो ओल्ड में 2.5 लाख होता है, अगर आपका इनकम उसको क्रॉस नहीं कर रहा है तो आपको नहीं भरना चाहिए ITR। मैंडेटरी नहीं है आपके लिए। बट एक क्रिटिकल बात है जो सबको पता होना चाहिए कि न्यू टैक्स रेजिम के अंदर अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक होती है तो सेक्शन 87A की रिबेट आपको मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई टैक्स नहीं देना है 12 लाख के इनकम के ऊपर। लेकिन ज़ीरो टैक्स का मतलब ये नहीं है कि आपको ITR फाइल नहीं करना है। अगर आपकी इनकम 12 लाख है बट एंड टैक्स ज़ीरो है, फिर भी आपको ITR रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो 4 लाख है उसको क्रॉस कर रही है। तो सिंपल में अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, अगर ओल्ड टैक्स रेजिम है 2.5 लाख के अंदर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है तो नो ITR। अभी न्यू टैक्स रेजिम में 2 केसेस हैं। एक है कि अगर 4 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, कोई ITR फाइल करना नहीं है। बट हाँ, अगर 12 लाख तक आपका इनकम है तो आपको ज़ीरो टैक्स पे करना होगा। बट सिंस आपका 4 लाख क्रॉस कर रहा है लिमिट, तो आपको ITR फाइल करना होगा। अब अगर हम बात करें फ्रीलांसर्स की, कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स की, तो इन्हें अगर ITR भरना है तो वो कैसे भर सकते हैं? तो ये पर्टिकुलर प्रोफेशन काफ़ी न्यू एरा प्रोफेशन है, जैसे फ्रीलांसर्स, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स, और इन लोगों की इनकम बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम मानी जाती है। सैलरी इनकम उनके पास नहीं होता है, तो प्योरली बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम होता है। अब इनके लिए ITR 3 या ITR 4 उनको फाइल करना चाहिए। ITR 4 तभी उनको फाइल करनी चाहिए जब वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम लेते हैं। तो अब मैं आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ कि ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम या PTS क्या होती है। तो सेक्शन 44 ADA के अंदर कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए एक पर्टिकुलर स्कीम है जिनमें ये सारे प्रोफेशनल्स भी आते हैं, जिसमें लॉयर्स, मेडिकल प्रोफेशनल, इंजीनियर्स, टेक्निकल कंसल्टेंट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, IT कंसल्टेंट्स, सब लोग आते हैं। इसमें सिंपल यही रूल है कि आपको 50% ऑफ योर ग्रॉस रिसीट्स पे आपको अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। ये मतलब 50% फ्लैट डिडक्ट हो जाएगा, फ्लैट 50% पे देना है। उसके बाद आप कोई एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते। हाँ, तो इसमें एक पर्टिकुलर एक लिमिट है कि वो सारे प्रोफेशनल्स की ग्रॉस रिसीट 50 लाख को क्रॉस नहीं होनी चाहिए, वरना वो ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम PTS का फ़ायदा नहीं ले सकते। बट कुछ लोगों के लिए एक्सेप्शन से, अगर उनका जो टोटल ग्रॉस रिसीट्स है उसमें 95% ऑफ द रेवेन्यू अगर डिजिटल पेमेंट से आ रहा है, मतलब नॉन कैश आइटम्स डिजिटली उनको पे हो रहा है, तब उनके लिए वो रेवेन्यू अमाउंट 75 लाख हो जाता है। तो हाँ, एक 50 लाख के अंदर एंड एक 75 लाख के अंदर अगर आपका इन 2 डिफरेंट केसेस अगर इनकम होता है, तो वो सारे फ्रीलांसर्स या जो भी प्रोफेशनल्स इस पर्टिकुलर स्कीम में कवर्ड है वो
50% ऑफ द रेवेन्यू को एक्सपेंस मान सकते हैं। ओवर दैट गवर्नमेंट आपको कुछ भी सैलरी, कुछ भी आपका बिजली का बिल आ गया वो नहीं माइनस करने देगी। इन फ्लैट 50% ऑफ द रेवेन्यू पे आपको जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स पे करना होता है। अब अगर हम बात करें छोटे दुकानदारों की या छोटा बिजनेस जिनका है, तो उनके लिए नियम क्या है? तो छोटे बिजनेसेस के लिए सेक्शन 44AD है, जिसमें आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ले सकते हैं, बट वो सिर्फ बिजनेसेस लोग के लिए है। यहाँ पे वो जो PTS का सेक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अगर आपका बिजनेस 2 करोड़ तक है तो आप 6% या 8% ऑफ द टर्नओवर को प्रॉफिट मान सकते हैं। और ये परसेंटेज कैसे डिसाइड होता है, सिंपल है। अगर आपका जो रिसीट्स है वो डिजिटल मोड से आया हुआ है तो 6% है ये पर्टिकुलर अमाउंट, और अगर कैश में आया है तो 8% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू को, ग्रॉस रिसीट्स को आपका इनकम माना जाता है। तो 6% एंड 8% का जो केस है वो इस वे में लिया जाएगा। और ये सारे बिजनेस ओनर्स के लिए एक और फ़ायदा है कि उनको एक डिटेल्ड बुक्स नहीं मेंटेन करना होता है, ऑडिट नहीं करना होता है, तो वहाँ उनका खर्चा बचता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका टोटल रेवेन्यू टर्नओवर 40 लाख्स है, तो अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आते हैं तो 3.2 लाख होता है। अगर आप 8% लेते हैं तो वो 3.2 लाख पे आपको इनकम टैक्स पे करना होगा, रादर देन आपका 40 लाख टर्नओवर पे नहीं, सिर्फ 3.2 लाख पे। तो ऑब्वियसली ये छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए गवर्नमेंट एक बहुत मतलब एक झंझट से बचाती है, बिकॉज उनको ऑडिट नहीं करना होता है, उनको डिटेल्ड बुक्स नहीं रखना होता है, क्योंकि वो एक अलग कॉस्ट उनको बेयर करना होता है। तो ये उनके लिए प्रोसेस गवर्नमेंट काफ़ी सिंपल कर दिया गया है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स को ITR कब भरना चाहिए? तो ये जनरल टेंडेंसी है, या लोग हमेशा ये सोचते हैं कि स्टूडेंट्स है तो ITR भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी कोई वो जब सैलरी आएगी तब वो भरेंगे। बट लोग इस केस में रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर पार्ट टाइम ट्यूशन दे रहे हैं, कहीं फ्रीलांस कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, या कहीं पे भी ट्यूशन दे रहे हैं, तो उनकी थोड़ी बहुत इनकम आती है। अगर वो इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर है तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ITR नहीं फाइल करना। बट अगर वो उस लिमिट को क्रॉस करती है तो ITR फाइल करना होगा। और एक केस है, काफ़ी सारे जो मेरिट वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो अब ये स्कॉलरशिप जो मिलती है वो गवर्नमेंट एज इनकम ट्रीट करती है फॉर दो स्टूडेंट्स। बट एक एक्सेप्शन है, अगर फुल स्कॉलरशिप मिली है तो उस पर उनको कोई टैक्स नहीं भरना होता है। तो वो एक उनके लिए एक रिलैक्सेशन पॉइंट है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब अगर हम हाउस वाइफ्स की बात करें, तो हाउस वाइफ्स को किन सिचुएशंस में या किन परिस्थितियों में ITR भरना पड़ता है? तो एक बहुत जनरल मिसकॉन्सेप्शन है कि हाउस वाइफ्स तो एम्प्लॉयड नहीं है तो उन्हें ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत गलत मिसकॉन्सेप्शन है। काफ़ी सारे केसेस में उनको भरना होता है कि क्योंकि हस्बैंड्स क्या करते हैं, वो अपने वाइफ के नाम पे गोल्ड खरीदते हैं, FD करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो जो उसमें से इनकम आ रहा है, जैसे रेंटल इनकम या फिर जो इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, तो वो सब पूरा मिला के वाइफ का इनकम बन जाता है। बट यहाँ पे वाइफ को ITR भरने की ज़रूरत नहीं है, उनके हस्बैंड के इनकम के साथ उसे क्लब कर दिया जाता है। तो वो हस्बैंड का ही इनकम माना जाएगा, बिकॉज वो हस्बैंड का ही जो इन्वेस्टमेंट्स है, ऑल्दो वो वाइफ के नाम पे किया हुआ है, बट वो हस्बैंड का ही इनकम का एक पार्ट है। तो वो हस्बैंड के इनकम के साथ क्लब होता है। बट यहाँ पे एक सबसे ख़राब बात यह है क्लबिंग में कि फॉर एग्जांपल वाइफ का जो एक एग्जेम्पशन लिमिट होता, अगर 4 लाख होता न्यू टैक्स रेजिम में, 2.5 लाख होता ओल्ड में, तो वो एग्जेम्पशन लिमिट वो लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो एक टोटल इनकम ही माना जाता है हस्बैंड का। बट इधर पे काफ़ी टैक्स से बचने के लिए काफ़ी इजी सोल्यूशन है कि जब हस्बैंड से वाइफ पैसे लेती हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो वो नॉर्मली क्लब हो जाता है। बट अगर वाइफ उसे एज अ लोन फ्रॉम हस्बैंड लेंगी तो वो वाइफ के जो ITR है, उनका जो एग्जेम्पशन लिमिट है, उसमें एज अलग वो ITR फाइल कर सकती है, अपना इनकम दिखा सकती हैं, एंड उनको जो एग्जेम्पशन लिमिट है, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, उसका वो फ़ायदा उठा सकती हैं। तो वहाँ पे अगर वो लोन जैसा लेती हैं तभी वो उनको ITR फाइल करने की ज़रूरत है। एंड वो ऑब्वियसली वो जो 4 लाख का एग्जेम्पशन लिमिट खो रही थी वो वापस पा सकती है अपने स्पेसिफिक ITR में। तो अब अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो उनके लिए ITR का क्या नियम है?
तो सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ स्पेशल रिलैक्सेशंस हैं जो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होते हैं। जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में ही डिस्कस किया था कि पहला जो रिलैक्सेशन है स्पेसिफिकली ओल्ड टैक्स रिजीम में उन्हें एक हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलता है। तो अगर वो 60 से 79 ईयर्स के बीच में है तो उनका एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख होता है, मतलब उसके ऊपर इनकम टैक्स फ्री होता है। जो सुपर सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए 5 लाख होता है, लेकिन जो न्यू टैक्स रेजिम है वो उनके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि वहाँ उनके लिए 4 लाख ही है जितना नॉर्मल लोगों के लिए है। तो यहाँ पे उनको कोई एज के वजह से एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो जो दूसरा रिलैक्सेशन है वो सेक्शन 80 TTB में आता है। तो ओल्ड रेजिम में सेविंग्स अकाउंट और FD का इंटरेस्ट 50,000 तक का डिडक्शन मिलता था, पर बजट 2026 के बाद यही जो लिमिट है 50,000 से 1 लाख हो गया है। ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है, इसे आम लोग इस पर्टिकुलर डिडक्शन से कंफ्यूज ना हों। थर्ड रिलैक्सेशन ये है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सेक्शन 194P। ये 2021 में आया था। इसके अकॉर्डिंग अगर आप 75 ईयर्स के ऊपर के सीनियर सिटीजन रेसिडेंट हो और आपकी इनकम सिर्फ पेंशन है और बैंक से इंटरेस्ट है, तो आपको ITR भरने से पूरी तरीके से रिलैक्सेशन है। बैंक अपनी तरफ से ही TDS काट लेगा, आपको सिर्फ एक सिंपल 12 BBA का फॉर्म भरना होगा, बैंक को जमा करना होगा एंड आपके लिए पूरा प्रोसेस स्मूथ होगा। इसमें एक कंडीशन है कि अगर आपको कोई दूसरा बैंक भी इंटरेस्ट दे रहा है, आपका कोई रेंटल इनकम भी चल रहा है, आपका बिजनेस इनकम भी चल रहा है, आपका कैपिटल गेन है, तो ये पर्टिकुलर बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको नॉर्मल रेगुलर ITR ही फाइल करनी पड़ेगी। इसमें एक पर्टिकुलर क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहती हूँ कि सेक्शन 194P सिर्फ ITR फाइलिंग से ही एग्जेम्पशन देता है, टैक्स से नहीं। आपको टैक्स तब भी पे करना होगा, ITR सिर्फ नहीं फाइल करना होगा। इसमें क्या होगा कि बैंक अपने तरफ से ही आपके बिहाफ पे TDS डिडक्ट कर देगा और वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। आपको सिर्फ एक स्पेशल फॉर्म बैंक को डिपॉजिट करना है एंड आपको ITR फाइल करने से पूरी तरीके से एग्जेम्पशन मिल सकती है। सो थैंक यू सो मच ईशा। आई एम श्योर ITR से जुड़े आपके जो भी सवाल थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इस ITR स्पेशल सीरीज़ के अगले एपिसोड्स में हम स्टेप बाय स्टेप ITR फाइलिंग, टैक्स सेविंग, ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, क्रिप्टो टैक्स, इनकम टैक्स नोटिस और रिफंड जैसे कई ज़रूरी टॉपिक्स भी आसान भाषा में समझेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन कीप वॉचिंग जी बिजनेस।